हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 2 की। इसका नाम है मानव बस्ती। ये चैप्टर आपका सेकंड बुक से रहने वाला है। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो सब हम कवर कर रहे होंगे, डिटेल में कवर कर रहे होंगे। बस करना है कि आपको एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठ जाइए और जो जो मैं कराता जा रहा हूँ उसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है भाई। जो उसके फ्री पीडीएफ नोट्स है वो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th एएसपी न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, ये आपके चैप्टर है सेकंड बुक के अंदर, ठीक है। फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं भाई मानव बस्ती यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है भाई। तो क्या आपको मानव बस्तियों का मतलब पता है? बताओ भाई। आप कहीं रह रहे होगे, ठीक है, और आपके आसपास और भी बहुत सारे घर होंगे। तो वो क्या एक मानव बस्ती है? क्या है? मानव बस्ती है। तो मानव बस्ती मतलब क्या हो गया? जहां पर हमें घरों का समूह देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ हाउसेज। कहने का मतलब ये है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। वो जमीन पर तो घर के बाहर तो रह नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने क्या बना रखा होगा? छोटा सा घर बना रखा होगा, बड़ा सा घर बना रखा होगा। तो इससे क्या होता है? एक बस्ती का निर्माण होता है। समझ आ गया? तो बस्ती क्या है बेसिकली अपनी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह जिनमें मनुष्य रहते हैं वो मानव बस्ती कहलाती है। समझ आ गया भाई? आगे देखिए, और मानव रहने के उद्देश्य से मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करता है, ठीक है। मैंने वही बोला, बाहर तो रहेगा ही नहीं, तो अपने रहने के उद्देश्य से क्या करता है? मकान बनाता है, अन्य इमारतें बनाता है, जिससे जितनी उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, ठीक है। और सारी सुविधाएं जो है इसके अंदर वो ऐड करवाता है, ठीक है भाई। और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखता है, ठीक है। मतलब कि कुछ एरिया पर क्या करता है? अपना अधिकार स्थापित करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? अब जो रेंट पे रहते हैं वो किसी और के स्वामित्व अधिकार पर जो जमीन है वहां पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो खुद की जिसकी जमीन है वो क्या करता है? अपने आर्थिक पोषण के लिए, ठीक है, वहां पर वो रह सके, अपना पोषण कर सके, खा कमा सके, ठीक है ना, नॉर्मल में कहूँ तो इसलिए क्या करता है? वो कुछ एरिया पर क्या करता है? अपना स्वामित्व रखता है। और इसी से क्या होता है? जब ऐसे और ज्यादा लोग क्या करने लग जाते हैं? अपना स्वामित्व अधिकार दिखाते हैं अलग अलग एरिया में, ठीक है, जमीन खरीदते हैं, वहां पर घर बनाते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है? मानव बस्ती का निर्माण होता है। इतना समझ आया? ठीक है। मानव बस्ती की ग्रामीण भी हो सकती है और एक नगरीय भी हो सकती है, उसके आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। आगे देखिए, अगर मानव बस्ती की बात करूं तो मानव बस्ती आपकी शहरी भी हो सकती है, नगरीय भी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, फ्लैट्स हो, ठीक है, अच्छे अच्छे घर बना रखे हो लोगों ने, जिसमें पूरी फैसिलिटी हो। और कुछ आपको ग्रामीण भी देखने को मिल सकती है। समझ आ रहा है? आपको ध्यान रखना है। मानव बस्ती आप ये मत समझो जो ईंटों से ही घर बना रखा है, झोपड़ियां बना रखी है लोगों ने बहुत सारी, ठीक है, एक एरिया में, ठीक है, कच्चे घर बना रखे हैं, पक्के घर बना रखे हैं, वो सब मानव बस्ती में आएगा। जहां पर लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और जहां पर एक, मैं कहूँ तो बहुत सारे लोगों का निवास हो गया एक तरह से, वो मानव बस्ती वहां पर क्रिएट होनी ही है। समझ आ रहा है आपको? आगे देखिए भाई, आगे मैं बात करूं, अब जो बस्तियां है ना ये आकार और प्रकार में विभिन्न होती हैं, ठीक है भाई। अब जो बस्तियां हैं आकार और प्रकार में, ठीक है भाई, प्रकार आगे हम बात करेंगे। तो बस्तियों का जो आकार है वो ये थोड़ी ना कि सबका बराबर होगा। आपने खुद देखा है, अब जो एक पर्टिकुलर एरिया है मान लो, वहां पर सबके घर बड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, छोटे बड़े दोनों हो सकते हैं। तो बस्ती का आकार किससे मैटर करता है? कि वहां पर कितनी जनसंख्या वहां पर रह रही है, ठीक है। तो उसी से क्या होता है? अपना बस्तियों का आकार बनता है। तो बस्तियों का आकार और वहां पर वो जो बस्तियां हैं वो क्या भिन्न होती हैं, अलग अलग होती है। हर जगह में सेम बस्तियां देखने को नहीं मिलेगी। उनका जो आकार है वो एक परिसर से लेकर, ठीक है, उनका जो परिसर का आकार है, मतलब कि जहां वो रह रहे हैं, तो उस बस्ती का जो आकार है एक पल्ली से लेकर, पल्ली मतलब एक समझ सकते हो छोटा सा एरिया, ठीक है, छोटी सी बस्ती, एक छोटी बस्ती से लेकर महानगर तक हो सकता है, ठीक है ना, एक मेगा सिटी तक हो सकता है। जैसे कि आपको दिखाऊं मैं, अगर आप पीछे देख रहे हो तो एक मेगा सिटी का एग्जांपल है ये, ध्यान रखना, ठीक है। और पल्ली का एग्जांपल आप देखो भाई, जहां पर बहुत कम आपको जगह देखने को मिलती है, एक दो घर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, ध्यान समझ रहे हो ना। तो जो बस्ती है इनका आकार जो हमें एक पल्ली से लेकर एक हमें महानगर तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। चाहे वो चार घर हो तो वही बस्ती कहलाएगी, ठीक है, मानव बस्ती कहलाएगी। जहां पे महानगर में बहुत ज्यादा घर है जिनका आकार बहुत बड़ा है वही बस्ती कहलाएगी, ध्यान रखना। समझ आ गया भाई? ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक टर्म है जो आपकी बुक में है, गांव यानी विलेज क्या होता है, ठीक है भाई। तो विलेज एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि पढ़ाया मैंने तुम्हें फर्स्ट बुक में, ठीक है, जो भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि अपने एनवायरनमेंट में डिपेंड होकर वो कर रहे हैं, जैसे कि मछली पकड़ना, खेती करना, पशुपालन एटसेट्रा, ठीक है भाई। आगे देखिए, तो छोटी बस्ती है जो कि कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, वो के गांव कहलाती है, ठीक है भाई। समझ आ रहा है तुम्हें? आगे देखिए, नगर की बात करूं तो गांव तो अपना क्या आ गया? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आ गया। अब नगर में क्या होता है? लोग तृतीय क्रियाकलाप में,
द्वितीय क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, जो कि प्राथमिक क्रिया से अलग है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बड़े अधिवास जो हैं नगर में, क्योंकि लगभग क्या होता है आपको बड़े अधिवास देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े निवास देखने को आपको मिलते हैं, सीधी सी बात है। तो बड़े अधिवास द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं। ठीक है, इन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। समझ आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब हम बात करेंगे जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी है। ठीक है, हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है इस चैप्टर से कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर क्या है। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों जो कि गांव से रिलेटेड है, ठीक है, और नगरीय बस्ती जो कि नगर से रिलेटेड है, जो कि नगर में देखने को मिलती है, इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है, आगे देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की। ठीक है, गांव के बारे में मैंने आपको बताया, तो गांव में बनने वाली बस्तियां ग्रामीण बस्तियां कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, वे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक क्रियाकलापों से होती है। पहला जो मेजर डिफरेंस है दोनों में, नगरीय बस्तियों और ग्रामीण बस्तियों में, यही है। ग्रामीण बस्तियां जो है प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है, लगी रहती हैं, और जबकि नगरीय बस्तियां द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में लगी रहती हैं। समझ आ गया। लेकिन नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्तियां दोनों आपस में जुड़ी हुई, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन, मछली पालन, शिकार और संग्रहण पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। समझ आ रहा है। आगे देखिए, ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनके सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। तो आप गांव गए होगे, गांव में आपने देखा होगा लोग कितने मिलजुल कर रहते हैं। कोई मेहमान भी आता तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करी जाती है, लेकिन आपको ऐसा शहर में देखने को नहीं मिलेगा, नगर में देखने को आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब ग्रामीण लोग क्या होते हैं, कम गतिशील होते हैं, मतलब अपनी जगह चेंज वो नहीं कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर एक जगह पर ही वो रह रहे होते हैं। तो उससे क्या होते हैं, तो फिर वहां पर जो बाकी लोग रह रहे हैं उस बस्ती के अंदर, वो भी काफी टाइम से रह रहे हैं, तो उनके बीच में क्या बन जाता है, एक सामाजिक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, एक रिलेशन उनके बीच में आपस में बन जाता है, प्यार का, भाईचारे का। तो इसलिए हमें क्या देखने को मिलते हैं, ग्रामीण बस्तियों में जो सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशन है, वो कितने कैसे देखने को मिलते हैं, घनिष्ठ देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोग एक दूसरे के लिए मरने के लिए आतुर भी हो जाते हैं, लेकिन आपको नगर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये ग्रामीण बस्ती के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली मैं आपको 3 यहाँ पर बता दिए है ना। आगे देखिए, यहाँ पर आप यही बता सकते हो, ग्रामीण बस्तियों में अच्छी शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य सुविधा और अच्छे और बड़े बाजार उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, इसी का फायदा जो है नगरीय बस्तियां होती हैं वो उठाती हैं। ठीक है भाई, वो कैसे आपको आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, तो अच्छे शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा जितनी आपकी होगी, अच्छी फैसिलिटी जितनी होगी स्वास्थ्य से रिलेटेड, और अच्छे और बड़े बाजार यानी मार्केट्स, वो आपको जो है गांव के अंदर इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। आपने खुद देखा होगा, जब गांव के लोगों को बड़ी शॉपिंग वगैरह करनी होती है, वो थोड़ा अपने गांव से दूर जाते हैं, नगर वगैरह की साइड पे, जहाँ पे बड़े मार्केट उनको देखने को मिलते हैं, क्योंकि गांव के अंदर, ग्रामीण बस्तियों के अंदर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और अच्छे और बड़े बाजार उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे तो होने लग गए हैं, ध्यान रखना। और ग्रामीण बस्तियों के लोगों के पास कम सुविधाएं उपलब्ध होती है, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो नगरीय बस्तियों के लोगों से। सही बात है। तो ये तो हो गया भाई ग्रामीण बस्तियां। अब हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों की। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तृतीय क्रियाकलापों में लगे रहते हैं और द्वितीय क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। अब द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप तुम्हें पता ही होगा भाई। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप का चैप्टर करा चुका हूं मैं। ठीक है, तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है भाई, जितने भी सेवा सेक्टर रहते हैं, ठीक है, जिसमें भी लोग सारी सेवा दे रहे होते हैं, वो सब तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। बैंकिंग, टीचिंग, ठीक है, और सैलून वाला भी भाई तृतीय क्रियाकलाप में आता है, ध्यान रखना, क्योंकि सर्विस दे रहा है वो अपनी, तो तृतीय क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। समझ आ गया, नगरीय बस्तियों वाले। उसके बाद नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, बेसिकली रहने वाले लोग जो है मुख्यतः विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं, जो कि इसी का पार्ट है। समझ आ गया, ये आपको डिफरेंस से बताना है। और नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है। ठीक है, आपने सुना होगा गांव में तो टाइम बड़ा धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन भाई नगर अब जैसी जिंदगी क्या है, यहाँ पर तो टाइम इतनी जल्दी जल्दी बीत रहा है, पता ही नहीं चलता कब सुबह होते कब रात हो जाती है। तो वही चीज है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में जो जीवन होता है काफी जटिल होता है, काफी मुश्किल होता है, लोग काम में व्यस्त रहते हैं, फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाता, काफी ढंग काफी जटिल है जीने का। ठीक है, और काफी तीव्र होता है, काफी तेजी से टाइम बीत रहा होता है। ठीक है भाई, टाइम तो सबके लिए सेम ही है, लेकिन ऐसा महसूस होता है, ध्यान रखना। और सामाजिक संबंध भी कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं, मतलब फॉर्मेलिटी के होते हैं। जैसे गांव में मैंने बताया ना, सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, लेकिन आपको ऐसा नगर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, रेयर केस देखने को मिलता है, बस रेयर केस, लेकिन आपको पूरी तरीके से जो है सामाजिक संबंध अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है भाई, वहां पर क्या औपचारिक संबंध हमें देखने को मिलता है, फॉर्मेलिटी। कैसे भाई, बस दिखावटी क्या होता है, दिखाया जाता है कि हमको तुम्हारी चिंता है, ठीक है, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, लोग पीछे हट जाते हैं।
इसी को हम क्या कहते हैं, औपचारिक। ठीक है भाई, औपचारिक मतलब क्या होता है, लोग अपने फायदे की सोचते हैं। जब भी तुम मुझे बताओ, जब तुम किसी लेटर लिखते हो किसी सरकारी अधिकारी को अपने समस्या के लिए, तुम क्या चाहते हो, तुम हमारा फायदा चाहते हो, अपनी समस्या निपटान चाहते हो ना, बस तुम्हारी समस्या सोल्व, तुम उसको भूल गए, यही चीज। तो जब यहाँ पर औपचारिक संबंध का मतलब क्या है, तो लोग क्या करते हैं भाई, बस अपनी मतलब निकल जाए, ठीक है, और अपना फायदा निकल जाए और उसको भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नगर में देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक रिलेशन बोलते हैं, जो कि हमें नगर के अंदर देखने को मिलते हैं। और नगरीय क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य सुविधा और अच्छे बड़े मार्केट जो है उपलब्ध होते हैं। गाँव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। और यहाँ लोगों के पास सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जितनी फैसिलिटीज है वो यहाँ पर, सब जितनी प्रकार की फैसिलिटीज होती हैं जो लोगों को चाहिए होती है, वो यहाँ पर उपलब्ध होती है नगरीय बस्तियों के अंदर, लेकिन ग्रामीण बस्तियों में देखने को नहीं मिलती है। तो ये क्या था, एक बेसिक कंपैरिजन था दोनों के बीच में, समझ आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मानव बस्तियों के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। तो मानव बस्तियों को हम कैटेगराइज करते हैं ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में, ठीक है। तो नगरीय बस्तियों को आप नगरों के प्रकार में भी कह सकते हो, ठीक है। जो नगर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, नगरीय बस्तियों के एग्जाम्पल, ये क्या है, उनके कार्यों के आधार पर वो क्या विशिष्टता लिए हुए हैं, वो नगर जिस लिए जाना जाता है उसके आधार पर हमने क्या करा है, यहाँ पर इसको कैटेगराइज करा है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर लास्ट में कई टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ये जो पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो मानव बस्तियों को ब्रॉडली हम मैं कहता हूँ दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती है। अब आपके मन में एक फिर क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये बस्तियों के प्रकार बन क्यों जा रहे हैं, सारी बस्तियां सेम क्यों नहीं है, हमें कई बस्ती ज्यादा, एक जगह बहुत ज्यादा घर देखने को मिलते हैं, कहीं पर 4-5 ही घर देखने को मिलते हैं, तो बस्तियों के प्रकार या आकार वैरी क्यों कर रहे हैं ये, इसका भी आंसर आपको मिलेगा अभी आगे, ठीक है। तो पहले प्रकार देखो भाई, तो गुच्छित बस्तियां, विखंडित बस्तियां, एकाकी बस्तियां और पल्ली बस्तियां, समझ आ गया। इनके और कुछ भी नाम है, गुच्छित बस्तियों को हम सकेंद्रित बस्तियां भी कह देते हैं, ध्यान रखना। विखंडित बस्तियों को हम अर्धगुच्छित बस्तियां भी कह देते हैं, एकाकी को हम प्रक्षिप्त बस्तियां भी कह देते हैं, और पल्ली बस्तियों को तो पल्ली बस्तियां ही कहते हैं। बाकी इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो आगे हम पढ़ रहे होंगे जब इसके बारे में बात कर रहे होंगे, समझ आ गया। तो ग्रामीण बस्तियों क्या है, ये प्रकार है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों की। देखो भाई, नगरीय बस्तियों में आपको पहले क्या आ जाएगा, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ, तुम देखते रहना, ठीक है। ये आपका प्रशासनिक नगर आ जाएगा, इसमें औद्योगिक नगर आ जाएगा, जैसे आपको भी नाम सुनना है, ठीक है। आगे हमें उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। खनन नगर, गैरिसन नगर, ये आपको हो गया। आगे चलिए, उसके बाद आपके धार्मिक नगर, शैक्षिक नगर, पर्यटन नगर, ये हो जाएगा। तो आपने देखा नगर को हम कैसे बांट रहे हैं, जो जो वहां पर फेमस है अपने काम के लिए, उसके नाम से जो उस नगर को हमने नाम दे दिया है, तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो वापिस आ जाते हैं अपना जो है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार वाले टॉपिक पर, जो कि मैंने आपको बताया ये 4 क्या होते हैं हमें पढ़ने हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में। क्या, गुच्छित और संकलित, जिसको हम अकेंद्रित भी कह देते हैं, अर्धगुच्छित जिसको हम विखंडित बस्तियां भी कह देते हैं, पल्लीकृत और परीक्षित या एकाकी बस्तियां, समझ आ रहा है, ठीक है भाई। तो पहले अब यहाँ जानते हैं भाई, जो प्रकार हम देख रहे हैं ये ग्रामीण बस्तियों के, ऐसा है क्यों, ये प्रकार क्यों बन रहे हैं, ये आपको समझ आएगा अब, ठीक है भाई। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार जो हमें देखने को मिलते हैं, इसके पीछे कई रीजन है, कई फैक्टर काम कर रहे होते हैं। पहला फैक्टर है भौतिक कारण, ठीक है। अब भौतिक कारण में क्या आता है कि भाई भूमि कैसी है, समतल है, पहाड़ी है, ठीक है। अब कहीं पहाड़ी भूमि है तो वहां पर थोड़ा ना तुम दबा के घर बना लोगे, नहीं बना पाओगे ना भाई। तो वहां पर बस्ती कैसी रहेगी, छोटी बस्ती रहेगी, घर तुम्हें बहुत दूर दूर देखने को मिलेंगे, तो एक प्रकार बन जाता है, ठीक है। अगर समतल भूमि है तो वहां पर बहुत ज्यादा घर आपको देखने को मिलेंगे, तो एक गुच्छित बस्ती बन जाएगी, समझ रहे हो। तो ऐसे बस्ती का प्रकार बनते हैं। तो भूमि कैसी है, समतल है, पहाड़ी है, ऊंचाई कितनी है, मौसम कैसा है पर्टिकुलर एरिया का, पानी आसानी से मिलता है या नहीं मिलता, तो वैरी करता है। अगर ये सब फैक्टर वहां पर अच्छे से मौजूद होते हैं, तो कैसे फैक्टर वहां पर मौजूद है, कैसा मौसम है, ऊंचाई कितनी, तो ये सब वैरी करता है, वहां पर वैसी ही बस्ती हमें देखने को मिल जाती है। वहां पर पानी अच्छे से मिल जाता है, जमीन समतल है बस, तो वहां पर ज्यादा लोग रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहां पर बस्ती कैसे देखने को मिलेगी, हमें संकुलित बस्ती, यानी कि बिल्कुल वहां पर बहुत ज्यादा लोग हमें देखने को मिलेंगे, घर देखने को मिलेंगे। तो कैसी बस्ती बनेगी, गुच्छित बस्ती बनेगी। तो ऐसे अलग अलग बस्तियों के प्रकार यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद दूसरा फैक्टर काम करता है भाई सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। क्या, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। सांस्कृतिक और सामाजिक कारण की बात करूँ कि भाई समाज की रचना कैसी है, जाति व्यवस्था वहां पर कैसी है, धर्म का क्या सीन है वहां पर, ठीक है। मतलब कि पर्टिकुलर क्या होता है ना, कि एक ऐसे एरिया जहां पर एक ही धर्म के लोग रह रहे, तो वहां पर एक तीसरा धर्म का जो अलग धर्म का बंदा वो कैसे रह लेगा, उसको डर सा लगा रहेगा, सीधी सी बात है ना। जाति व्यवस्था को देखकर समाज की रचना कैसी है, ठीक है, भेदभाव वगैरह है या नहीं है, तो ये सब देख के भी क्या होता है, समाज के एक बस्ती की रचना होती है, समझ आ रहा है। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक कारण होते हैं। एक सुरक्षा का कारण भी रहता है। सुरक्षा का कारण में क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई
जो शहर वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ पर समतल जगह होते हैं वहां पर घर बहुत पास पास होते हैं, इस सुरक्षा के कारण की वजह से होते हैं। तो लोग अपने घर क्या बनाते हैं, पास पास इसलिए बनाते हैं ताकि चोरी और डकैती से बच सके। समझ आ गया? तो ये सुरक्षा का कारण भी होता है। और जहां पर भाई बहुत सारे घर आपस में चिपक चिपक के बनते रहेंगे तो इससे क्या हुआ, कैसी बस्ती बनेगी, गुच्छित बस्ती बनेगी। समझ आ रहा है? तो जहां पर ऐसी सुरक्षा का डर नहीं रहता तो वहां पर घर दूर दूर भी होते हैं, तो उससे एक अलग बस्ती का प्रकार बन जाता है। समझ आया भाई, क्यों बस्ती के प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है। तब हम बात करते हैं पहली बस्ती, ठीक है, गुच्छित बस्ती। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझना है। जिसको गाड़ी तेज भगानी है तो भाई वो अब वो स्पीड बढ़ा लेगी वीडियो की, ध्यान रखना। तो गुच्छित बस्ती, अब गुच्छित बस्ती क्या है, जहां पर बहुत सारे घर आपको देखने को मिलेंगे भाई, वहां पर निकलने की जगह नहीं होती है। ठीक है, इतने सारे घर जो है आपस में चिपके चिपके बने हुए होते हैं। समझ रहे हो? यानी कि आपको बहुत नंबर ऑफ पीपल वहां पर देखने को मिलेंगे, जहां पर बहुत सारे घर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां गुच्छित बस्ती बन जाती है। आप खुद देखिए, अगर आपको यहाँ पर विजिबल है, देखो, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए इमेज देखनी है। यहाँ पर देखो कितने सारे घर हैं, यहाँ देखो आप, सब इतने सारे घर हैं जो कि बिल्कुल आपस में बिल्कुल ब्रेक, यहाँ पे जगह स्पेस भी नहीं है, यहाँ पे हल्की पतली पतली गलियां दिख रही हैं बस। समझ रहे हो? तो बहुत सारे घर आपस में यहाँ पर बने हुए हैं, ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों है, गुच्छित बस्ती यहाँ पर क्यों बनी होगी? क्योंकि यहाँ पर जो ये समतल जमीन होगी, यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो सारी उपलब्ध होगी, पानी अच्छे से उपलब्ध होगा, तो ये गुच्छित बस्ती बनने ही बनने है, ध्यान रखना। देखिए, तो गुच्छित, संकुलित या अकेंद्रित या सकेंद्रित। ठीक है भाई, कोई भी नाम आ जाए एग्जाम के अंदर, सबका मतलब यही होगा, ध्यान रखना भाई, जो आपको यही लिखना जो बताने वाला हूँ। तो गुच्छित जो है ना, ग्रामीण बस्ती घरों का एक संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। ठीक है भाई, तो गुच्छित ग्रामीण बस्ती जो है, हम ग्रामीण बस्ती के प्रकार पढ़ रहे हैं, पहले ध्यान रखना। तो गुच्छित जो है ग्रामीण बस्ती घरों का एक संकुलित रूप है, जहां पर जो घर है वो एक संकुलित रूप से इकट्ठे होकर संकुलित हो रखे हैं, निर्मित क्षेत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं गुच्छित बस्तियां। आगे देखिए, और इस प्रकार के गांव में जो रहन सहन का सामान्य क्षेत्र जो होता है स्पष्ट होता है, और चारों ओर जो फैले खेत होते हैं, खलियान होते हैं, चरगाह से क्या पृथक होता है। कहने का मतलब है जो लोगों का रहन सहन का जगह है ना, वो खेत खलियान वगैरह से अलग होता है। समझ आ रहा है तुम्हें? तो इस प्रकार का जो गांव है, ठीक है, इस प्रकार में जो ग्रामीण बस्तियों में जो रहन सहन का सामान्य क्षेत्र होता है, वो चारों ओर फैले खेत खलियान चरगाहों से अलग होता है, ध्यान रखना। आपको समझ आ गया? कहने का मतलब अगर कहाँ तुम रह रहे हो ना, तो उससे कहीं दूर होगा खेत खलियान वगैरह, ठीक है, गुच्छित बस्ती के अंदर। और संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप और ज्यामितीय आकृति बनाती हैं। ठीक है, ज्यामितीय आकृति क्या होता है, आपने देखा ना, ट्रायंगल पढ़ा है आपने, ठीक है, आपने आयत पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, ये सब ना ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। तो जब भी ये संकुलित निर्मित क्षेत्र होता है जहां पर बहुत सारे घर देखने को मिल रहे हैं, इसके बीच में से गलियां निकल रही होती है, साइड से गलियां निकल रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ एक आकृति फॉर्म कर देती है, जिसको हम बोलते हैं ज्यामितीय आकृति। समझ आ गया? तो जैसे कि एक आयतकार, ये जो पूरे एरिया है आपका जहां पर हमें संकुलित बस्ती देखने को मिल रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आकृति बन जाती है कई बार, जैसे कि आयतकार आकृति बन गई। ठीक है, इस प्रकार से घर बन रखे हैं, इस प्रकार से गलियां निकल रखी है, जैसा हमें लगेगा कि आयत बन गया ये तो आयतकार हमें देखने को मिल सकती है बस्ती। अरिय देखने को मिल सकती है। अरिय बस्ती क्या होती है, मान लो देखो, अरिय आकृति ये होती है, मैंने एक बिंदु बनाया ये, ठीक है, बिंदु बनाया। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, समान एक जैसी क्या निकाल दूंगा, यहाँ से लाइन निकाल दूंगा, रेखा ही निकाल दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, समझना है बस आपको। ठीक है, आपने पहिया देखा है, पहिए के बीच में एक केंद्र होता है उसका, वहां से कैसी सारी तिल्लियां निकल रही होती है, तो अरिय आकृति है। तो कई बार क्या होता है भाई, आपने देखा होगा बीच में ऐसा, यहाँ पर सब घर होते हैं और यहाँ से गलियां निकल रही होती है, ऐसे 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 गलियां निकल रही होती हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर घर होते हैं, ठीक है, यहाँ भी घर होंगे, यहाँ भी घर होंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी घर होंगे, और ऐसे गलियां निकल रही होती है। तो कौन सी आकृति बन गई है, अरिय आकृति बन गई है। समझ रहे हो भाई? तो ये आपको समझना है। ठीक है, आगे चलें। और ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो ऐसी बस्तियां आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उपजाऊ जलोढ़ मैदान में। ठीक है, उपजाऊ जलोढ़ मैदान आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब आपका यूपी वाला एरिया है, दिल्ली वाला एरिया है, ठीक है ना, जलोढ़ मैदान है। और आपका जो उत्तर पूर्वी वाला एरिया है, उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी हैं वहां पर आपको जो है ऐसी बस्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। समझ आ रहा है भाई गुच्छित बस्तियों के बारे में? आगे देखो, अब हम बात करते हैं अर्धगुच्छित, जिसको हम बोलते हैं विखंडित बस्तियां भी। अर्धगुच्छित बस्तियां कब बनती है? ठीक है, पहले आप देखिए इमेज में आपको, तो कुछ अर्धगुच्छित बस्तियों मैंने आपको दिखाया था, गुच्छित में वहां पर कितने पास पास घर थे, लेकिन अर्धगुच्छित में आप देखिए कि थोड़ा वो गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर घर है, उसके बाद यहाँ पर देखो जगह है, यहाँ पर घर बने हुए हैं, फिर यहाँ पर घर बने हुए हैं। तो कहने का मतलब एक मेन गुच्छित बस्ती थी,
वहां से कुछ घर, वहां से मतलब वहां से लोगों ने रहना बंद कर दिया और कुछ दूर, थोड़ी दूर पर रहने लग गए, तो एक अलग बस्ती बन जाती है जहां पर थोड़े घर थोड़े से कम होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धगुच्छित बस्ती बोलते हैं। समझ आ रहा है? देखिए ये भी अर्धगुच्छित का एग्जाम्पल है, इसको आप देखिए, ये भी क्या है, अर्धगुच्छित बस्ती का एग्जाम्पल है। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। देखिए अर्धगुच्छित जिसको हम बोलते हैं विखंडित, विखंडित का मतलब क्या, अपनी एक जगह से जहां पर मेन बस्ती थी वहां से खंडित हो गई। समझ आ गया? उसको हम बोलते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। तो अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां प्रक्षिप्त बस्ती के, प्रक्षिप्त बस्ती आ गए अपना, ठीक है, अभी बता दूंगा यहीं पर ही। तो प्रक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। पहला प्रक्षिप्त बस्ती देखिए, ठीक है, फिर आपको आगे बताऊंगा। आप पहले प्रक्षिप्त देखिए, ठीक है, अपने प्रक्षिप्त बस्तियों का टॉपिक आ गया। देखो ये क्या, अपनी प्रक्षिप्त बस्तियों का उदाहरण हो गया। ये भी यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एकाकी बस्तियां देखने को मिलेगी, मतलब एक एक घर आपको देखने को मिलेगा बहुत दूरी पर, इतना डिस्टेंस। देखो अगर यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक घर देखने को मिलेगा, फिर इतनी दूरी पर जाओगे फिर यहाँ पर आपको एक घर देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, एकाकी बस्तियों का निर्माण होता है। अब इसी एकाकी बस्तियां, प्रक्षिप्त बस्तियों पर यहाँ पर मान लो और घर बन गए। समझ आया? मेरी बात को ध्यान सुनना। अर्धगुच्छित बस्तियों में क्या है भाई, किसी दूरी पर एक एकाकी बस्ती का निर्माण, एकाकी बस्ती के जहां पर एक दो घर ही हैं बस, समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक दो घर बने, अब यहाँ पर और घर बनने लग गए, और घर बनने लग गए। तो ये क्या है, प्रक्षिप्त बस्तियों में और घर बनने से क्या हो गया, प्रक्षिप्त बस्तियों में क्या हो गया, और घर बनने से क्या बन गई, वो अर्धगुच्छित बस्ती बन गई। समझ आ रहा है तुम्हें? तो यहाँ पर यही लाइन लिखी है पीछे जो आपको समझाना मैं चाह रहा हूँ, ध्यान रखना है अर्धगुच्छित में कि एस, 2 मिनट, ठीक है, पीछे चलते हैं भाई, यहाँ पर नहीं है। देखो अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां प्रक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में, किसी प्रक्षिप्त बस्ती के, प्रक्षिप्त बस्ती पीछे ने दिखाई कि भाई मान लो यहाँ एक घर यहाँ पर है, तो इतने इसके बाद इतनी जगह पर फिर एक घर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र पर, तो इसी क्षेत्र पर क्या बनेंगे, और घर बन जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इसी जगह पर गुच्छित होने का परिणाम है। इसी सीमित क्षेत्र पर कुछ और घरों के गुच्छित होने से क्या होता है, आपकी अर्धगुच्छित बस्ती बन जाती है। समझ आ रहा है? अब ये गुच्छित होती क्यों है, पर्टिकुलर प्रक्षिप्त जगह पर एकाकी बस्ती है, वहां पर एक दो घर है, वहां पर और बस्ते बनी, गुच्छित हो गए तो अर्धगुच्छित बन गया। ऐसा होता क्यों है? अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहंत गांव के विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। जो अर्धगुच्छित बस्ती बनती है क्यों जाती है, एक बहुत बड़ा गांव है, कंजस्टेड है पूरा, ठीक है, गुच्छित बस्ती है वो, लेकिन वहां से कुछ घर जो है विखंडित हो गए हैं, तो हमें, और वो फिर जहां पर घर बनाएंगे तो इससे कौन से बस्ते का निर्माण हो सकता है, अर्धगुच्छित बस्ते का निर्माण हो सकता है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से क्या करते, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से और बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लग जाते हैं। ठीक है भाई? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी जब एक गांव से विखंडन हमें देखने को मिल जाता है, जब भी ऐसी बस्ती का निर्माण होता है, तो ऐसी स्थिति, एक ये भी स्थिति आती है भाई, ग्रामीण समाज के लोग हैं, वहां से एक से अधिक लोग, ठीक है ना, एक अथवा अधिक स्वेच्छा से, एक वर्ग या दो वर्ग हैं, ठीक है, या 3 से 4 वर्ग भी हो सकते हैं, घरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से या बलपूर्वक, यानी किसी ने जबरदस्ती उनको वहां से हटवा दिया हो, तो हट जाते हैं और गांव से थोड़े दूर रहने लग जाते हैं। तो वहां से कौन सी बस्ती अपनी बनती है, अर्धगुच्छित बस्ती अपनी यहाँ पर बनती है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में रहते हैं, जिससे अपनी अर्धगुच्छित बस्तियां बन जाती हैं। क्योंकि जमींदार जो अन्य प्रमुख समुदाय के जो लोग होते हैं, वो जो मेन गांव था वहां पर अपना क्या अधिकार जमा लेते हैं, आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। जो थोड़े कमजोर लोग हैं, समाज के निचले लोग हैं और निम्न कार्यों में लगे लोग हैं, वो गांव के थोड़े बाहरी एरिया में रहने लग जाते हैं, जिससे हमें अर्धगुच्छित बस्ती देखने को मिलती है। आई होप तुमको समझ आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए ऐसी बस्तियां में जो है ना, अर्धगुच्छित बस्तियां में कहाँ देखने को मिल सकती है, ऐसी बस्तियां में गुजरात के मैदान में, राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। देखो भाई, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की इमेज है, इतनी क्लियर नहीं है बट समझ सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर कुछ घर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ घर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ घर देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो रहा है, मेन जगह से ये जो घर है यहाँ पर बट चुके हैं, तो वहां पर एक अलग बस्ती बन गई, जिसको हम अर्धगुच्छित बस्ती बोलते हैं। अगर ये सारे घर एक जगह पर होते तो गुच्छित बस्ती बनती, लेकिन यहाँ से अलग हो गए हैं, तो अर्धगुच्छित विखंडित बस्तियां बन गई। समझ आ गया? आगे चलते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं पल्ली बस्तियां। किसकी भाई? पल्ली बस्तियां, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये भी बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना, हैमलेटेड सेटलमेंट्स। पल्ली बस्तियां नहीं, छोटी बस्तियां। पल्ली बस्तियां यानी कि छोटी बस्तियां। ये क्या होती हैं देखो, तो कई बार क्या होती है, बस्ती जो है भौतिक रूप से जो है एक दूसरे से पृथक हो जाती है। पृथक यानी अलग होना, पृथक यानी कि अलग होना, ठीक है। तो कई बार बस्ती जो भौतिक रूप से मतलब कि फिजिकल फैक्टर की वजह से, समझ रहे हो, तो कई बार बस्ती जो भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उनका नाम एक ही रहता है, ध्यान रखना। देखो मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक बस्ती थी, ठीक है, एक बस्ती है, पूरी बस्ती थी, यहाँ पर मान लो यहाँ भी घर थे, यहाँ भी घर थे, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है। लेकिन अब मान लो यहाँ पर कोई रिवर नहीं थी, कुछ भी नहीं था मान लो, तो यहाँ पर एक रिवर निकाल दी, रिवर कह लो, या कुछ अलग जो है यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर काम करेगा जो कि भौतिक रूप से है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये घर अलग हो गए, ये घर अलग हो गए, है ना, तो ये बस्ती यहाँ बन गई, एक बस्ती यहाँ बन गई। तो किस बस्ती का एग्जाम्पल है? पल्ली बस्ती का एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखना। तो कोई भी भौतिक कारण से जो है ये अलग हो गए मेन बस्ती से, ठीक है ना, तो उसको पल्ली बस्तियां बन जाती है, बहुत छोटी छोटी बस्तियां बन जाती हैं, उसको हम पल्ली बस्ती बोलते हैं, लेकिन उनका नाम एक ही रहता है। एक बस्ती है वो अलग हो गई, लेकिन उनका नाम एक ही रहेगा, ध्यान रखना। पहले बस्ती एक ही थी लेकिन अभी अलग हो गई, लेकिन इनका नाम क्या रहेगा? इनका नाम जो है एक ही नाम रहेगा, नाम दोनों के अलग अलग नहीं होंगे इन बस्तियों के, ठीक है भाई, ध्यान रखना है तुमको। आगे चलते हैं, आगे देखो। और इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, स्थानीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर, जैसे कि भाई पाना कहा जाता है, पाड़ा कहा जाता है, पाली, नगला, डांडी भी कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। और ऐसे गांव जो है मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत पाए जाते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे देखो कहाँ देखने को मिल रहे हैं, मध्य और निम्न गंगा के मैदानों पर, छत्तीसगढ़ में, हिमालय की निचली घाटियों में, और जहां पर ऐसी जगह पर ये पल्ली हमें बस्ती हमें देखने को मिल रही है जहां पर भौतिक फैक्टर ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना। मान लो अब ये निचली घाटी में आपको देखने को मिल रही है, तो ये निचली घाटी में क्यों बसी है? मेन से अलग हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ घाटी की वजह से अलग हो गए, है ना, तो भौतिक कारण है ये। लेकिन जो घाटी के उस पार होगी, जो घाटी के साइड, दोनों का नाम एक ही रहेगा, ये पल्ली बस्तियां, ये ध्यान रखना। ये कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए भाई, ये पल्ली बस्तियां ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक घर है, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे एक बस्ती है। अब यहाँ पर क्या देखो, ये यहाँ पर झाड़ वगैरह उगा हुआ है, ठीक है ना, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। अब यहाँ एक घर है। अब बताओ ये बस्ती और ये बस्ती अलग हो गई, ये बस्ती और ये बस्ती अलग हो गई, तो किसका एग्जाम्पल है? ये पल्ली बस्ती है, ठीक है, हैमलेटेड सेटलमेंट्स हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना 2 मिनट, ठीक है। ये क्या अपनी पल्ली बस्तियां हैं, ये अपनी पल्ली बस्तियां हैं, ठीक है भाई, समझ आ रहा है तुम्हें? कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, ध्यान रख रहे हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रक्षिप्त बस्तियां दिखा चुका हूं पहले तुम्हें, है ना। देखो, तो प्रक्षिप्त बस्तियां, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट भी, ठीक है भाई। तो प्रक्षिप्त बस्तियां देखिए, तो भारत में प्रक्षिप्त अथवा एकाकी, ठीक है, जैसे कि आजकल के जो लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, वो एक अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ऐसे ही बस्ती आप समझ लीजिए, जो कि बिल्कुल एकल रूप में जी रही है अपना, ठीक है, बढ़िया कुछ सब कुछ, ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में, ठीक है, अच्छी अच्छी वादियों में, हवाओं में, ठीक है भाई, एकाकी झोपड़ियों और कुछ झोपड़ियों की पल्ली, कुछ झोपड़ियों की पल्ली मतलब कि कुछ झोपड़ियां हैं वहां पर और छोटी बस्ती बन गई है, अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों और चरगाहों के रूप में दिखाई देती है, तो उसको हम परिक्षिप्त बस्ती बोलते हैं, समझ रहे हो ना। सुदूर जंगलों में थोड़े थोड़े गैप पर क्या है, एक पल्ली बस्ती के रूप में, जो कि एकाकी रूप में ये ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहां परिक्षिप्त बस्ती होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में ऐसी बस्ती हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। आगे देखिए, यहाँ पर आपको समझाया ही था मैंने, है ना, देख लीजिए। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये प्रक्षिप्त बस्तियां हैं, ये क्या है? प्रक्षिप्त बस्तियां। आपको एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, सुदूर जंगलों के आसपास आपको ऐसी बस्तियों का निर्माण आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ एक बस्ती हो गई, ये एक बस्ती है, ये सब एकाकी रूप से बसे हुए हैं, एकल रूप से बसे हुए हैं, ठीक है ना। एक जगह पे आपको ज्यादा 4 से 5 या 2 से 3 घर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे एक बस्ती बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रक्षिप्त बस्तियां। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए। आगे चलते हैं, यही प्रक्षिप्त बस्ती का एग्जाम्पल है, आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे बस्ती है, यहाँ पर देखो कितने कितने कम दूरी पर एक एक घर आपको देखने को मिल रहा है, ये एकाकी बस्ती है, समझ आ रहा है।
अब आगे हम बात करेंगे नगरीय बस्तियों की, ठीक है, पीछे आपको बता ही चुका हूँ वैसे भी, जिसमें नगरीय बस्तियों में हम, आपके बुक में नगरीय बस्तियों के नाम से टॉपिक नहीं दे रखा आपको, ये जो प्रशासनिक नगर है, औद्योगिक नगर है, नहीं, ये दे रखा है भाई नगरों का प्रक्रियात्मक रूप से वर्गीकरण, ठीक है। तो एक तरह से है तो ये नगरीय बस्तियां, समझ रहे हो ना, तो इसलिए आपको इसमें मैंने बता दिया है, ठीक है, बस आपको समझना है, ये आपको बता ही चुका हूँ, ये सबके नगरीय बस्तियां है ना। देखिए, नगरीय बस्तियां जो है ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः विशाल आकार की होती है, ग्रामीण बस्ती छोटी होती है, कंजस्टेड होती है, बट जो नगरीय बस्तियां हैं नॉर्मली मैं देखूं तो बड़े आकार की होती है, और ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती है। तो जो बस्तियां होती है ग्रामीण बस्ती तो कृषि कार्यों में लगी होती है लगभग, तो ये जो है अनेक अकृषि काम में लगी रहती है, आर्थिक और प्रशासकीय काम में लगी रहती है, ठीक है भाई। और नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। जो नगर है अपने चारों ओर प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, प्रक्रियात्मक रूप से मतलब कि किसी न किसी काम से जुड़ा होता है, किसी न किसी काम से जुड़ा होता है, समझ आ रहा है तुमको। आगे देखिए, और अतः मैं कहूं वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी मंडी शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय यानी कि लेन देन कई बार कैसे होता है, विनिमय यानी कि लेन देन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, यानी कई बार डायरेक्ट हो जाता है गांव वगैरह में, ग्रामीण बस्ती में जाकर, या कई बार मंडी वगैरह के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है। मंडी शहरों और नगरों की श्रृंखला बनी रहती है, वहां पर लेन देन चलता है, जिससे जो अलग अलग जगह पर जो है ये जो वस्तु है पहुंच जाती है, ठीक है ना, क्योंकि नगरीय बस्तियां, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, ग्रामीण बस्तियों से मिलेगा। अब जो नगरीय बस्तियां हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, फिनिश गुड बना, ये वापस जाएगा भी तो कहाँ पर जाएगा, ग्रामीण बस्तियों में जाता भी है, वहां भी उनको लोगों को जरूरत पड़ती है ना, बस तो कैसे जाएगा, नगरों की श्रृंखला बन जाते हैं, कई बार मंडी के थ्रू जो है ये ग्रामीण इलाकों तक चले जाता है, समझ आ रहा है भाई। तो देखा आपने, तो नगर क्या अपने चारों ओर किससे जुड़ा हुआ है, प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। किसी का भी एग्जिस्टेंस जो है ना वो सेल्फली हो ही नहीं सकता, सेल्फली मतलब कि वो अकेले हो ही नहीं सकता है, हर कोई किसी ना किसी काम से डिपेंडेंट रहता है, चाहे वो इंसानों की बात हो, चाहे वो लेन देन की बात हो, वो आपको पता ही है ना। इस प्रकार नगर गांव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रत्यक्ष यानी कि भाई डायरेक्ट सामान का लेन देन हो रहा है, अप्रत्यक्ष क्या हो रहा है भाई, किसी और जरिए, किसी और के जरिए, मान लो नगर से सामान मंडी में गया, अब मंडी से वो गाँव में चले गया, है ना, तो ये क्या हो गया, ये अप्रत्यक्ष हो गया। तो इस प्रकार जो नगर है गांव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं, और वे परस्पर भी जुड़े हुए होते हैं, उसको अलग करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पर, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। अब मन में यार तुम्हारे क्वेश्चन आना चाहिए, हमने नगर के बारे में बात करें, नगरीय बस्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई आपके मन में सवाल आना चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, मैं तो बता ही रहा हूँ कि भाई मैं अगर बोल रहा हूँ कि नगर है, मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई ये नगर क्यों है, ग्रामीण को हम ग्रामीण क्यों बोल रहे हैं और नगर को हम नगर क्यों बोल रहे हैं। ग्रामीण को इसलिए बोल रहे हैं भाई वहां पर जो लोग हैं कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, वहां पर सुविधाएं कम होती है, ग्रामीण बस्ती बन जाते हैं। लेकिन मैं एक नगर को नगर क्यों कहूँ, कुछ तो फैक्टर होंगे, कुछ तो एक मानदंड होंगे जो होने चाहिए, तो हाँ उसी की बात करने वाले हैं। व्हाट मेक्स इट अ सिटी, अगर ये मान लो जस्ट एक बच्चा सोच रहा है तुम्हारी तरह कि भाई इसको एक सिटी, इसको क्या एक सिटी बनाती है, वट मेक्स इट अ सिटी, यानी इसको क्या चीज है जो एक सिटी बना रही है, शहर बना रही है, नगर बना रही है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले। देखो भाई, तो 1991 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्तियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो 1991 की जो जनगणना है उसमें जो है नगरीय बस्ती को किस प्रकार से बताया गया है, देखो भाई, तो सभी स्थान जहाँ नगर पालिका है यानी म्यूनिसिपैलिटी है, निगम है, छावनी बोर्ड है, ठीक है, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है, ठीक है, जिसको हम नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी कहते हैं, हो तो, और कम से कम 5,000 व्यक्ति वहां निवास करते हो, 5,000 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर नगर पालिका है, निगम है, छावनी बोर्ड, देखो बेसिकली ये होता है जहां पर कहीं ना कहीं जितने भी सेना के काम है, सेना का प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग वगैरह का काम हो रहा होता है, वहां पर छावनी बोर्ड होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। छावनी नगर भी होते हैं जो आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो ये सब अगर आपको देखने को मिल रहा है एरिया में जहां पर 5,000 लोग निवास भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होगा अपना, तो वहां पर ये नगर घोषित कर देते हैं। और भी एक चीज है, ठीक है, उसको नगर बोल देते, सिटी बोल देते हैं। आगे देखिए, और 75% पुरुष, कितना, 75% मेल जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि 75%, 5,000 में से अगर 5,000 का मैं 75% निकाल के तो निकालू तो उतने लोग क्या होने चाहिए, गैर कृषि कार्य में लगे होने चाहिए, और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। पिछले चैप्टर में ढंग से बताया घनत्व का मतलब, और मैंने फर्स्ट बुक में तुमको बताया था,
है ना, कि पर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उससे हम घनत्व निकाल सकते हैं। अगर पर्टिकुलर मान लो एक एरिया वहां पे 100 लोग ही रह सकते हैं लेकिन रह 120 रहे, तो वहां पर घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। 100 रह रहे 100 की जगह 80 रह रहे हैं, तो घनत्व हम कम बोल देंगे। समझ रहे हो, तो ध्यान रखना। और जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कम से कम 400 व्यक्ति हैं, 75% लोग जो है गैर कृषि काम कर रहे हैं, और 5000 जनसंख्या वहां पर है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, नगर बोल देंगे, उसको सिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, अब इसको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, खुश हो गया, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, खुश हो गया, समझ आ रहा है। और ऐसे स्थान को क्षेत्र को, ऐसे स्थानीय क्षेत्र को नगरीय बस्तियां कहेंगे। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि भारत में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो भारत में नगरों का जो विकास है ना भाई, देखो प्रागैतिहासिक काल से हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, जब हिस्ट्री अब स्टार्टिंग ही मान लो, ठीक है, जब लोगों को लिखना भी नहीं आता था, ठीक है, शिकार वगैरह करके जो है भाई खाना खाते थे लोग। ठीक है, तो भाई भारत में नगरों का जो अभ्युदय है वो लगभग प्रागैतिक काल से ही हुआ है, माना जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। ठीक है भाई, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो आपको पता होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो नगर है काफी फेमस है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो मोहनजोदड़ो जैसे जो नगर है जिसके अंदर सारी फैसिलिटी है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, लगभग इतनी पुरानी होने के बावजूद भी, तो ध्यान रखना। इसलिए कहा जाता है भाई हमारी हिस्ट्री में ही सही है जो हम देखते हैं, नगर का विकास हो रखा है, कोई नई चीज नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी क्या है, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो जैसे नगर हैं ये अस्तित्व में थे। समझ आ गया, आगे देखिए। और विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को वर्गीकृत करते हैं हम। ठीक है भाई, तो अलग अलग युगों में क्या हुआ, इनका विकास हुआ है। ठीक है, नगर पहले अलग दिखते होंगे, फिर दूसरा टाइम आया इतिहास के अंदर, हम बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, तो उसमें अलग नगरों का विकास और हो गया, तो और ज्यादा अच्छे नगर बनने लग गए। फिर आधुनिक टाइम की बात करूँ तो ऐसे नगरों का जो विकास है ना वो होता रहे, ध्यान रखना, अलग अलग युग में। तो उसी की बात हमें करनी है। देखो भाई, तो नगरों के प्रकार की बात करता हूं मैं, तो पहला आएगा आपका प्राचीन नगर, दूसरा आपका आएगा भाई मध्यकालीन नगर, और तीसरा आपका आएगा आधुनिक नगर। ठीक है, ध्यान रखना, मध्यकालीन नगर, प्राचीन नगर। तो नगरों के प्रकार, ठीक है, उनके विकास के आधार पर अलग अलग युगों में हुआ है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए, तो पहले बात करता हूँ प्राचीन नगर की। तो भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर है। ठीक है, भारत के अंदर ऐसे जो कि 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं वो। ठीक है ना, इनमें से अधिकांश का विकास जो है धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। ठीक है, ये ऐसे नगर है जिनका विकास कैसे हुआ है, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में, जिनका अलग महत्व है, जो कि धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से। ठीक है भाई, आगे चलूं, वाराणसी जो है भाई आप खुद जानते हो कितना फेमस जगह है ये। ठीक है, जिसका एक खुद में अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, जो कि अपना एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण काफी फेमस है। ठीक है भाई, सबसे महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, देखिए। और उसके बाद प्रयाग, जो इलाहाबाद कहते हैं, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, और मदुरई जैसे मदुरई जो है देश में प्राचीन नगरों के कुछ उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम के अंदर, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे देगा भाई, पूछेगा भाई किसके एग्जाम्पल है ये, या पूछ लेगा भाई कि मतलब निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन नगर के उदाहरण, तो आपको कुछ एक आधुनिक के दे देगा, कुछ नगर के एग्जाम्पल आपको मध्यकालीन के दे देगा, तो ऐसा आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद मध्यकालीन नगर की मैं बात करूं, तो देखिए मध्यकालीन नगर की बात करता हूं जब, तो वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास जो है ना मध्यकाल से हुआ है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे कि भाई मध्यकालीन की शुरुआत कहां से होती है और एंड कहां पे होता है मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ध्यान रखना है। तो लगभग 100 नगरों का इतिहास है मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। वर्तमान के अगर नगर देखता हूं तो ऐसे 100 नगर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका जो इतिहास है वो मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकांश का विकास जो है रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। तो इनका जो विकास है कैसे हुआ है, रजवाड़ों के रूप में हुआ है। ठीक है, रजवाड़े क्या होते हैं भाई, जहां पर राजाओं का शासन होता था, और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ है ऐसे नगरों का विकास। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ था। ठीक है भाई, तो मध्यकाल में जो नगर हमें देखने को मिलते हैं किले नगर हैं। ठीक है, किले के रूप में बनाए गए हैं, जिनका निर्माण जो प्राचीन नगरों में, जो प्राचीन नगर है ना उनके खंडर के रूप में यहाँ पर हुआ है। समझ रहे हो, आगे चले। ऐसे नगरों में दिल्ली आपका आ जाएगा, हैदराबाद आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा, आगरा और नागपुर आपके आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक नगर की बात करूं तो अंग्रेज और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया है। ठीक है, जब आधुनिक नगर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यूरोपियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा इनका विकास किया गया है। ठीक है भाई, तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा
और पंडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन विकसित करें। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इन्होंने क्या भाई, तटीय स्थान जो अपना तट वाला इलाका है वहां पर अपने पैर पसारते हुए इन्होंने सबसे पहले सूरत हो गया, अपना दमन, गोवा और अपना जो है पंडिचेरी जो हो गया, इन जैसे व्यापारिक पतन को विकसित यहाँ पर इन्होंने करा। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें इन्होंने आधुनिक नगर भी विकसित करे। और अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोड, नोड मतलब होते हैं केंद्र, ठीक है, 3 मुख्य नोडों यानी किनारों पर क्या करा, जैसे मुंबई आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा और कोलकाता आ जाएगा, जिसको पहले कलकत्ता कहा जाता था, पर अपनी पकड़ मजबूत करी और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण करा, यानी अपने अंग्रेजी शैली के अंदर अंग्रेजी तरीके से क्या करा, उनका निर्माण करा। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 3 नोडों पर, ठीक है, 3 किनारों पर क्या करा, बेसिकली इन्होंने अपने यहाँ पर अंग्रेजी शैली में इनका निर्माण यहाँ पर करा, जस्ट बिकॉज फॉर देयर ट्रेड। समझ आ गया? आगे देखिए, ये आप देख सकते हो, ठीक है, एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, मुंबई, पंडिचेरी एंड आपका ये कौन सा है, आपका कोलकाता वाला एरिया। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। और अपनी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्र, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में और पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उन्होंने सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ दिया। देखो भाई, यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या करा, अपने प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से बढ़ाने के लिए, ठीक है, और रजवाड़ों पर नियंत्रण करने, उस टाइम पे रजवाड़े भी थे। आप पढ़ते हो ना पोल साइंस में, अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा सेकंड बुक की, कि जिसमें आपने पढ़ा भाई 565 रजवाड़े थे, ठीक है ना, 565 रजवाड़े थे जिनमें राजाओं को शासन होता था। सही बात है। तो ये अंग्रेज जो थे ना भाई, रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से क्या करते थे, या नियंत्रण तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने क्या करा, प्रशासनिक केंद्र, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में क्या करा, पर्वतीय नगरों को, जो पर्वत पर है, ठीक है, पर्वत की ऐसे स्ट्रक्चर पर बने हुए हैं, विकसित हो रखे हैं, वहां पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ दिया यहाँ पर, ताकि जो है रजवाड़ों पर नियंत्रण और तेजी से बढ़ाया जा सके। ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें? आगे चलो, आगे बात करूं, 1950 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी विकास हुआ है। 1850 की बात करूं, आपको पता है 1850 से ही कि आपको औद्योगिक क्रांति हुई थी, आपको पता होना चाहिए। तो 1850 के बाद ही आधुनिक उद्योगों पर आधारित जो है नगरों का विकास हुआ है। ठीक है भाई, उद्योग लगाए जा रहे तो उसके हिसाब से नगर का विकास भी किया गया। और जमशेदपुर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट कर रखे ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक नगर जो है प्रशासनिक केंद्र, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि प्रशासनिक केंद्र होते हैं, जहाँ पे प्रशासन का काम बेसिकली होता है, जहाँ संभाला जा रहा होता है। ठीक है भाई, तो प्रशासनिक केंद्र और औद्योगिक केंद्र जैसे कि दुर्गापुर, भील, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए हैं। तो स्वतंत्रता के बाद अनेक नगर, आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिए, प्रशासनिक केंद्रों के रूप में, औद्योगिक केंद्र के रूप में क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। ठीक है भाई, आगे चलो। और कुछ पुराने नगर जो है महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि, ध्यान रखना है। तो कुछ पुराने नगर जो है ना महानगरों के चारों ओर, अनुषंगी मतलब उसके सहायक नगर के रूप में विकसित हो गए। ठीक है भाई, दिल्ली के चारों, गाजियाबाद आपको देखने को मिल जाएगा, रोहतक आपको देखने को मिल जाएगा, गुरुग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? तो पुराने नगर जो है महानगरों के चारों ओर जो है विकसित हुए हैं, नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है। छोटे नगर, बड़े नगर और मध्यम आकार के नगरों का तेजी से विकास हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे होंगे, तो इसे नगर में विकसित हो जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना, जिससे छोटे और मध्यम आकार के नगर का विकास होगा। आगे देखिए, भारत में नगरीकरण की बात करूं, देखिए अगर मैं बात करता हूँ नगरीकरण का स्तर कितना है, नगरीकरण का स्तर क्या है जानना है, तो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है, जितनी भी जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या कितने, इसका प्रतिशत निकाल दो तो नगरीकरण का पता चल जाएगा भाई इंडिया के अंदर कितना नगरीकरण है, पर्टिकुलर एरिया में कितना नगरीकरण है। समझ रहे हो तुम? तो नगरीकरण का स्तर हमें जानना है, तो उसके लिए कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है। अब नगरीय जनसंख्या के लिए क्या पैरामीटर मैंने पीछे तुम्हें बता दिया, इसके रूप में करा जाता है। नगरीय जनसंख्या का तुम परसेंट निकाल लो। ठीक है भाई, टोटल जनसंख्या में तुम्हें नगरीकरण का स्तर पता चल जाएगा, ध्यान रखना। और वर्ष 2011 में नगरीकरण का स्तर लगभग कितना था, 31.16 था। ठीक है, ध्यान रखना, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, ध्यान रखना। और अभी डेवलप करना है भाई बहुत इंडिया को, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अब नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। ठीक है, मैंने पीछे तुम्हें बता दिया था, जहाँ पे नगरीय बस्ती बताई थी मैंने और कुछ टाइप बताए थे, वो किस हिसाब से बटे हुए हैं, अपने काम के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से, कि पर्टिकुलर वो जो नगर है ना वो किसी काम से जाना जाता है,
उसमें वो उसकी खासियत है, इसलिए वो फेमस है। ठीक है, तो नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण क्या होता है? तो भारत के बहुत से शहर और नगर हैं, सिर्फ अपने केंद्र या क्षेत्रीय स्तर की भूमिका से नहीं जाने जाते, बल्कि कुछ विशेष काम या सेवाओं के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। तो इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे आप देख लो भाई, आपका धार्मिक, शैक्षिक, पर्यटन, प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक, खनन और गैरीसन नगर। ठीक है, इनके बारे में हमें क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है और डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो पहले मैं बात करता हूँ भाई प्रशासनिक नगर, या आप कह सकते हो प्रशासन और शहर, प्रशासन, शहर और नगर। समझ आ गया? देखिए, तो उच्चतर क्रम के जितने भी प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहा जाता है। जितने भी प्रशासन से रिलेटेड मेन मुख्यालय हैं, तो आपको जहां देखने को मिलते हैं वो प्रशासनिक नगर बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहर को प्रशासन नगर कहा जाता है। जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, आपको पता नहीं दिल्ली में जितने भी मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएंगे, भोपाल है, शिलांग है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है प्रशासनिक नगर के, जहां पर हाई स्तर के क्या होते हैं, मुख्यालय वहां पर है और प्रशासनिक काम चल रहा होता है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं औद्योगिक नगर की। तो जहां पर औद्योगिक विकास ज्यादा हो रखा है, जो अपने उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, जहां पर ऐसे नगर जहां पे उद्योगों का विकास ज्यादा है, तो आपके औद्योगिक नगर हो जाएंगे। देखिए, तो मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल क्या, उद्योगों का विकास है। ये जो नगर हैं, इनका विकास क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ उद्योगों की वजह से, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, औद्योगिक नगर कहा जाता है। समझ आ रहा है? आगे चलो। उसके बाद वाणिज्यिक नगर। ठीक है, वाणिज्यिक नगर जो कि व्यापार के लिए जाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहर और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, ऐसे शहर, ऐसी जगह, ठीक है, जो जिसके व्यापार और वाणिज्य में जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या है, विशिष्टता है, खासियत है, उनको वाणिज्यिक नगर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोलकाता, सहारनपुर एंड सतना, ये सब के कुछ एग्जाम्पल है। आगे चले, खनन नगर, जहां पर ऐसी जगह, ऐसे शहर जहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो वहां पर खनन करा जाता है, तो वहां पर खनन गतिविधियां चलती ही रहती है, तो उनको क्या बोलते हैं, खनन नगर बोलते हैं। देखिए, तो ये नगर जो है खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। ठीक है भाई, ऐसे नगर जो वहां पर खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में है, समृद्ध क्षेत्र उसको कहते हैं खनिज के मामले में, तो वो खनन नगर की गिनती में आते हैं। जैसे रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, डिगबोई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, सिंगरौली हो गया, आपको जो झारखंड, बिहार में जो एरिया होते हैं लगभग वहां ज्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ध्यान रखना है, खनन नगर के एग्जाम्पल है। आगे चले, उसके बाद अब आपको छावनी नगर, जिसको हम गैरीसन नगर भी बोलते हैं। छावनी, गैरीसन नगर वो होते हैं जहां पर जितने भी सेना के अड्डे हो गए, सेना का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये सब आपको कौन से नगर होते हैं, छावनी नगर होता है। और यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, उनकी जो नॉर्मल आवाजाही होती है बहुत सीमित होती है, वो आ नहीं जा सकता ऐसी जगह पे, तो उसको छावनी नगर हम कहते हैं। तो इन नगरों का उद्देश्य जो है गैरीसन नगरों के रूप में मैं बता चुका हूँ। ठीक है भाई, गैरीसन नगर क्या होते हैं, छावनी क्या होती है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि, ये सब क्या आपके गैरीसन नगर है। यहाँ पर क्या होता है, मेनली सेना की गतिविधि यहाँ पर चल रही होती है। समझ रहे हो तुम? आगे चलो। उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, तो ऐसे नगर जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, सीधी सी बात है वो फेमस हो गए, तो उसी वजह से क्या उनको धार्मिक और सांस्कृतिक नगर कहा जाता है। तो वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई हो गया, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार एंड उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इन नगर को हम क्या कहते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर कहते हैं। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। उसके बाद शैक्षिक नगर, तो मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर जो है शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। जैसे कि कोटा आप जानते हो, है ना, कोटा क्या एक शैक्षिक नगर है। कोटा क्या है, एक शैक्षिक नगर है, क्योंकि अपने शैक्षिक महत्व के लिए जाना जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। दिल्ली का आपका जो मुखर्जी नगर है ना, यूपीएससी के लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं वहां पर आईएएस वगैरह के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए, तो समझ रहे हो, तो यहाँ पर वो शैक्षिक नगर के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना है। तो रुड़की हो गया, वाराणसी हो गया, अलीगढ़ हो गया, पिलानी हो गया, इलाहाबाद हो गया, कोटा आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप मुखर्जी नगर लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी बुक में होगा वही लिखोगे, खुद भी लिख सकते हो, तो पता होगा आपको, है ना, ह्यूमैनिटीज ले रखी है भाई, सब पता होगा भाई कि जहाँ पर अगर हमें दिल्ली के अंदर कौन सी जगह है जहाँ पर जो लोग हैं तैयारी करते हैं पर्टिकुलर, है ना, तो शैक्षिक नगर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद पर्यटन नगर, तो नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है, माउंट आबू कुछ जो है पर्यटन गंतव्य स्थान है। तो पर्यटन नगर वो होते हैं जो काफी सुंदर है, जहाँ पर पर्यटक आते रहते घूमने के लिए,
तो पर्यटन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं हम, पर्यटन नगर बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, समझ आ रहा है। अगला जो टॉपिक है आपका स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि एग्जाम में कई बार आ जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई टॉपिक हम नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान रखना। जबकि एनसीईआरटी में दे रखी है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो न्यू एनसीईआरटी तुम्हारे सामने होनी चाहिए, पुरानी एनसीईआरटी में जो कुछ टॉपिक है वो अब नहीं आते हैं, ध्यान रखना। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ये आपको देख रहे हो भाई, ये आते स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल है ये। जब इमेज देख रहे हो, ऐसी सिटी को हम क्या बोलते हैं, लगभग स्मार्ट सिटी बोलते हैं। तो इंडिया में भी स्मार्ट सिटी मिशन चला था, क्या इसके उद्देश्य थे, क्यों चलाया गया था, इसकी बात हम कर रहे होंगे, ध्यान रखना है। तो इंडिया के अंदर ऐसी सिटी आपको देखने को मिल सकती है, जो का दिल्ली गुड़गांव वाला एरिया, नोएडा वाला एरिया है। ठीक है, आपको महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ, जो मुंबई वाला एरिया, वहां आपको देखने को मिल सकता है ना। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, देखिए। तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य जो है शहरों को बढ़ावा देना है। ठीक है, ग्रामीण से शहर की तरफ बढ़ाना है। ग्रामीण इलाके को क्या बनाना है भाई, ग्रामीण को क्या बनाना है, शहरी इलाका बनाना है, समझ रहे हो, ध्यान रखना है। तो जहां पर जो आधारभूत सुविधा हो, साफ और सतत पर्यावरण हो, और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्राप्त प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, तो स्मार्ट सिटी मिशन का एग्जाम उद्देश्य क्या है, शहरों को बढ़ावा देना है, जहां पर आधारभूत सुविधा हो, जो लोगों को चाहिए होती है, जैसे कि रहना, खाना, पीना। ठीक है, पर्यावरण साफ सुथरा हो, ठीक है, और नागरिकों को अच्छी जीवन मिले, ध्यान रखना। तो ये मेनली उद्देश्य है स्मार्ट सिटी मिशन का। तो सिटी बनाने की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है, स्मार्ट शहरों की बात करी जाती है। तो स्मार्ट शहरों की एक विशेषता क्या, आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना। ठीक है, तो स्मार्ट शहर अगर बनाने हैं तो उसके लिए यहाँ पर विशेषता बताई गई है, आधारभूत सुविधाओं को लागू करना और स्मार्ट समाधानों को लागू करना शहरों के लिए, ठीक है, और सेवाओं के लिए जो चाहिए होती है, जिससे स्मार्ट शहर बनेंगे। और जिससे क्या, क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके, साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और लोग अफोर्ड कर सके, समझ रहे हो। तो ये आपका स्मार्ट सिटी मिशन है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट आप कमेंट कीजिए, आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जरूर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। कुछ भी क्वेरी आप जरूर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है भाई, रिप्लाई आपको सबको मिल जाएगा। बाकी जल्दी अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो। वैसे पसंद आई होगी, ठीक है, तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।